हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राज कॉमिक्स में पढ़ते हैं नागराज का अगला भाग, जिसका नाम है विसर्पी की शादी और जिसके लेखक हैं हनीफ अजहर जी। नागमणि द्वीप, इच्छाधारी सांपों का द्वीप। राजा मणिराज की मृत्यु के बाद जहां का सम्राट बना नागराज। नई नवेली दुल्हन की तरह सजा हुआ था आज वही नागमणि द्वीप। आसमान पर लगी थी द्वीप पर मौजूद प्रत्येक नागमानव की उत्सुक निगाहें। टकटकी लगाए हुए था हर कोई। दूर आकाश में नजर आया वह जिसे देखने को तरस तड़प रही थी हर निगाहें। वो देखो, वो आ गया है। धक्का मुक्की मचने लगी। हटो, मैं देखूंगा उसे पहले। हटो, ठीक ढंग से देखने देना मुझे उसे। बहुत दिनों से उसे देखने को तरस आई हैं मेरी आंखें। कौन था वह जिसे देखने के लिए दीवाने हुए जा रहे थे? सर्प मानव नागराज। हाँ, नागराज ही था वह। जाने क्या बात है, अचानक ही द्वीप पर पहुंचने को बुलावा भेज दिया है सर्पी ने। नीचे उतरने लगा हेलीकॉप्टर। आज तो बहुत सजाया गया है पूरा द्वीप, लेकिन क्यों? हेलीकॉप्टर से नीचे उतरा नागराज तो चारों तरफ नागराज के नाम का जयकार लग रहा था। नाग सम्राट नागराज जिंदाबाद। ऐसे ही नारों ने कुछ पलों तक गूंजते रहे जमीन और आसमान। और फिर क्या बात है विसर्पी, एकाएक मुझे द्वीप पर बुलाने का बुलावा क्यों भेजा और दुल्हन की तरह क्यों सजाया गया है सारा द्वीप? तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मैं देता हूँ नाग सम्राट। पुजारी बाबा ने बताया तो रोमांचित हो उठा नागराज। ओह, सच सच है ये? हाँ नाग सम्राट, नाग कुमारी विसर्पी के विवाह की तैयारियां की जा रही हैं। कौन है वो भाग्य का धनी जिसे नाग सुंदरी विसर्पी के वर के रूप में चुना गया है? उसका चुनाव अभी होना बाकी है नाग शिरोमणि। चूंकि द्वीप के नियमानुसार द्वीप की नाग राजकुमारी का विवाह सैकड़ों वर्षों से स्वयंवर द्वारा ही संपन्न होता आ रहा है, इसलिए राजकुमारी विसर्पी के विवाह के लिए भी स्वयंवर का आयोजन किया गया है, जिसमें द्वीप के सैकड़ों नाग योद्धा भाग लेंगे। सैकड़ों जानलेवा प्रतियोगिताओं के बाद जो भी योद्धा विजेता घोषित होगा वही राजकुमारी विसर्पी का वर्ण करेगा। उफ, तो ये बात है। वैसे तो स्वयंवर की सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है, लेकिन चूंकि हम इस द्वीप के सम्राट को बुलाना चाहते थे, इसलिए तुम्हें बिना बताए स्वयंवर नहीं हो सकता था नागराज। तभी विशेष रूप से संदेश भेजकर तुम्हें यहाँ बुलाया गया है ताकि तुम भी स्वयंवर में भाग ले सको। मैं स्वयंवर में भाग लेने के लिए तैयार हूँ पुजारी बाबा। कल सूर्योदय के साथ ही प्रतियोगिता आरंभ होगी नाग सम्राट। रुकिए पुजारी बाबा, यह थी नागद्वीप की आग उगलने वाली सर्पों की जाति लंगारा का प्रमुख युद्धक। नागराज इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता है। महामहिम युद्धक, आप क्या कह रहे हैं? नागराज हमारे सम्राट है। मैं ठीक कह रहा हूँ। नागराज भले ही हमारा सम्राट हो, लेकिन वास्तविकता में यह हमारी जाति का प्राणी नहीं है और नागद्वीप की कोई भी युवती द्वीप के बाहर के पुरुष से विवाह नहीं कर सकती है। अगर नागराज ने स्वयंवर में भाग लिया तो लंगारा जाति का कोई भी सर्प इस स्वयंवर में भाग नहीं लेगा। ऐसा नहीं होगा महामहिम युद्धक, मैं इस स्वयंवर में भाग नहीं लूंगा। नागराज की इस घोषणा से विसर्पी का दिल धक से रह गया था। उफ नागराज, तुम महान हो। अपनी इच्छाओं का बलिदान देकर तुमने अपने उत्तरदायित्व को निभाया। मुझे भी तुम्हारी इस कुर्बानी की इज्जत रखनी ही होगी। नागराज के इस फैसले का विरोध न कर सकी थी विसर्पी। अगले दिन का सूरज अपने साथ लेकर आया उमंग, उत्साह और जबरदस्त जोशो खराब। उनके लिए जो द्वीप पर बने एक विशेष मैदान को दर्शक दीर्घा में दर्शकों के रूप में मौजूद थे और उनके लिए जो बीच मैदान में प्रतियोगिताओं के रूप में खड़े थे, जिनमें विशेष थे महावीर शूलकंठ, अद्भुत नाग घोड़क पछाड़, विषण पंचनाग, लंगारा नागयोधक, सुखीर नाग, नाग कालांक और वे 5 जिनकी अद्भुत और विषण शक्तियों ने तहलका मचा दिया था, पूरे विश्व में धज्जियां उड़ा दी थी, जिन्होंने नागराज के साथ मिलकर नगीना के जाल की काट की थी। इन 5 के होते असंभव है किसी का भी जीत पाना। इन्हीं के साथ मैदान में उपस्थित थे नागमणि द्वीप के वे सैकड़ों मनचले नाग युवक जो विसर्पी से विवाह के सपने सजाए हुए थे। उठ खड़े हुए पुजारी बाबा, इस प्रतियोगिता को 3 चरणों में बांटा गया है। सबसे पहला चरण होगा नागद्वीप को पार करना, इसलिए सभी प्रतियोगियों से निवेदन है कि वे नाग नदी के तट पर पहुंच जाए। नाग नदी के तट पर इसे पार करने में भला क्या भेद है? इसे तो चुटकी बजाते ही पार कर जाऊंगा मैं। इतनी आसान प्रतियोगिता होगी तो
सैकड़ों विजेता होंगे। विसर्पी का वर्ण कर लेने के लिए निर्णायक के रूप में खड़ा नागराज भी हैरान था। आखिर क्या मुश्किल है इस नदी को पार कर पाना। तुर्री बजने के साथ ही नाग नदी में कूद पड़े प्रतियोगी और तब नजर आई उन्हें मुश्किलें। घातक और भूखे मगरमच्छों के रूप में कईयों के होश गुम हो गए। हे देवता बचा। हु अगर पहले ही इस बारे में पता आता हो तो सपने में भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की नहीं सोचता मैं। झपट पड़े भूखे मगरमच्छ उन पर, लेकिन फटक भी ना पाए। उनके पास जो अच्छी तरह से जानते थे उन्हें दूर करना। नागार्जुन के बाणों का सामना तो साक्षात मृत्यु भी नहीं कर सकती है। जब जब सर्पराज की भूमंडा चलती है तब तब शत्रुओं में खलबली मच जाती है। मेरे आदेश पर तो गरुड़दंड फाड़ डाले पर्वतों को सीना, तो फिर तुम सब क्या हो। सिंह नाग के पंजों में फंसना मृत्यु के पंजों में फंसने के समान है, और जिसे इस शरीर में समाना हो वो नागप्रेती से भिड़े। मगरमच्छों को पछाड़ने वाले वे 5 योद्धा ही नहीं, शूलकंठ, नाग कंकाला और घोड़ा पछाड़ वह अन्य बलशाली एवं भाग्यशाली प्रतियोगी भी शामिल थे इसमें। लेकिन वे जिनका पाला पहली बार पड़ा था ऐसी मुसीबतों से झंझोड़ डाला, उन्हें तो भूख से व्याकुल मगरमच्छों ने लाजमी था। ऐसी स्थिति में नागराज का चिहुक उठना, उफ क्या वैसीपन है ये, तो रोकना होगा इसे। और बच गए वे जिन्हें मौत अपने जबड़े में लेने को उतारू थी। और फिर पहुंचा नागराज। पहले पहुंची नागरस्सी, पीछे हटा शैतानों। धन्यवाद नाग सम्राट। एक एक करके इन सब को किनारे पर ले जाना मुश्किल है, इसलिए बनानी होगी नागयोका। नागरस्सी का अनोखा इस्तेमाल किया नागराज ने। नागों से बनी नागयोका में बिठाकर मुसीबत जदों को किनारे तक पहुंचाया नागराज ने। भूख से तिलमिलाते मगरमच्छों ने जब निशाना बनाया नदी में मौजूद नागराज को, उफ, लेकिन कहाँ जानते थे वे बेचारे मगरमच्छ की वे जिसका अपना शिकार बनाना चाहते हैं उसे नागराज कहा जाता है। वह नागराज जिसके सामने साक्षात मौत भी दुम दबाकर भागती नजर आती है। और पलक झपकते ही नागराज ने उन सभी को पछाड़ दिया था। नदी से बाहर आया नागराज। ढेरों घातक और भूखे मगरमच्छों को निहत्ते ही ठिकाने लगा देने वाले अद्भुत काम को अंजाम देने वाला नाग सम्राट नागराज का वंशी था। नागराज कुछ और ही सोच रहा था। विसर्पी के विवाह के लिए उम्मीदवार की तलाश में सैकड़ों नाग मानवों के लहू को पानी की तरह बहा देना बेवकूफ़ी नहीं तो और क्या है। इसे रोकना होगा। प्रतियोगिता के दूसरे चरण को रोक दिया था नागराज ने। क्यों सम्राट, तुमने ऐसा क्यों किया? नागराज ने दिया पुजारी बाबा के क्यों का जवाब। सब कुछ सुनकर बोले पुजारी बाबा, तुम्हारा कहना ठीक है नाग श्रेष्ठ, परंतु ऐसी कठिन प्रतियोगिताओं के बिना कैसे होगा विसर्पी के वर का चुनाव। बुद्धि, बल, साहस, फुर्ती और चपलता की परीक्षा लेने के लिए और भी साधन है पुजारी बाबा, जिनमें किसी को भी अपनी जान नहीं गंवानी होगी। इसलिए प्रतियोगिता के अगले चरण मेरे सुझाव से आयोजित किए जाएंगे, जैसा तुम उचित समझो सम्राट। फिर नागराज के सुझाव पर आयोजित की गई वे प्रतियोगिताएं, आंखों पर पट्टी बांधकर निशाने को बाण से बांधना, धधकती आग के ऊपर से कूदना, नागमणि द्वीप पर छिपे नेवलों में से 5 नेवलों को ढूंढ कर मारना, और सूलों पर चलना, और बुद्धि परीक्षण, शक्ति परीक्षण। अभी धरा पर ऐसा वीर पैदा नहीं हुआ जो नागदेव की दाढ़ी का सामना कर सके। तूने घोड़े बहुत पछाड़े होंगे घोड़क पछाड़, किंतु मैं सर्पराज हूँ। शूलकंठ को नागदेव व घोड़क पछाड़ को सर्पराज ने पराजित किया, तो योधक नागा वह पंचनाग को हराया था सिंहनाद और नागप्रीति ने। बहुत से सूरवीर आए और चले गए, लेकिन सिंहनाग की कोई डिगा नहीं पाया है। नागप्रीति के सिंगंजे से बचना मुश्किल और नामुमकिन है पंचनाग। जबकि नाग कंकाला के विजय की तरफ बढ़ते कदमों को रोका था नागार्जुन ने। नागार्जुन की बाणों की वाड़ को तूफान भी पार नहीं कर सकता है। फिर तुम क्या चीज़ हो नाग कंकाला। और इस तरह अपने अपने प्रतिद्वंदी को दत्ता बताकर प्रतियोगिता के अंतिम चरण में पहुंचने वाले थे वे 5 सूरवीर। पांचों को विजय की बधाई देते हुए बोला नागराज, मैं पहले से ही जानता था कि प्रतियोगिता के आखिरी चरण में तुम ही पहुंचोगे, लेकिन तुम पांचों का असली परीक्षा अब होगी, क्योंकि प्रतियोगिता के इस चरण में तुम पांचों को आपस में युद्ध लड़ना होगा और ये दिखाना होगा कि तुम में से श्रेष्ठ कौन है। साबित करना होगा तुम्हें कि तुम पांचों में से सिर्फ एक विसर्पी का वर्ण करने योग्य है। लेकिन ध्यान रहे, तुम में से कोई किसी पर प्राणघातक आक्रमण नहीं करेगा। प्रतियोगिता के अंतिम चरण में होने वाले उस बेहद रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए सभी
बैठे हुए थे अपनी अपनी सांसें रोके हुए। सबसे ज़्यादा रोमांचित थी राजकुमारी विसर्पी। कौन होगा इन पांचों में से मेरा पति? नागराज के संकेत के साथ शुरू हुआ नागमणि द्वीप का अब तक का सबसे सनसनीखेज मुकाबला, जिसमें भागने वाले पांचों प्रतिद्वंदी आमने सामने थे। मुझे बनना है सुंदरी विसर्पी का पति। तुम सब हट जाओ मेरे रास्ते से। सर्पराज के होते विसर्पी का पति एक ही शख्स बनेगा, स्वयं सर्पराज। उस दाढ़ी वाले को क्यों भूल जाते हो जिसने अपनी आधी उम्र कुंवारे रहकर ही गुजार दी है? विसर्पी का पति तो तूफान की तरह बाण बरसाने वाला ही बनेगा। उफ, ये पांचों आपस में घमासान युद्ध कर रहे थे। इन बाणों की दीवारों को चकनाचूर करने वाले के बारे में क्या ख्याल है नागार्जुन तुम्हारा? तुम ऐसे नहीं मानोगे। सबक सिखाने के लिए तुम्हें बेहोश करना ही होगा। और मैदान में आया काफ़ी देर से एक तरफ खड़ा नागप्रीति। उधर तुम उन्हें बेहोश करो, इधर मैं तुम्हें अपने शरीर में विलीन करती हूँ। उफ! नागदेव की दाढ़ी के कसाव से छटपटा उठे। उसमें फंसे नागार्जुन, प्रेतराज और सिंहनाद, जबकि नागप्रीति के शिकंजों में फंसा नागदेव दर्द से कर्रा उठा था। अब इससे पहले कि कोई अनर्थ हो जाता, बीच में कूदा नागराज। नागदेव को छोड़ो नागप्रीति। नागराज के तेज प्रभाव ने न केवल नागप्रीति के जानलेवा शिकंजे से नागदेव को छुड़ाया, बल्कि नागदेव की प्रलयंकारी दाढ़ी से सरफराज, नागार्जुन और सिंहनाद को भी बचाया। और तुम छोड़ो उन तीनों को भी। पांचों पर बरस पड़ा नागराज। मेरे समझाने के बाद भी तुमने एक दूसरे पर प्राणघातक हमले किए हैं। अगर तुमने फिर ऐसा किया तो प्रतियोगिता से बाहर कर दूंगा मैं तुम पांचों को। पांचों को हुआ अपनी भूल का एहसास। बोल पड़े पांचों एक ही स्वर में, हमसे गलती हो गई है नागराज, अब ऐसा नहीं होगा। अब प्रतियोगिता फिर शुरू हो पाती उससे पहले ही। सभी के विचारों पर आश्चर्य की बिजलियां गिरते बीच मैदान में आ गिरे वे परिंदे। नागराज ने लपक कर उठाया एक परिंदे को। सफ़ेद रंग के परिंदे हल्के काले और प्राणहीन होकर नीचे कैसे आ गिरे हैं? कैसे कैसे मृत्यु हुई है इन सब की? तभी वहां पहुंचे पुजारी बाबा। काफ़ी दिनों से यह रहस्य हमारे मस्तिष्क को झकझोरे हुए है, क्योंकि ये सफ़ेद परिंदे ना जाने कहां से आकर कई बार मृत होकर द्वीप पर यहाँ वहाँ गिर पड़ते हैं। विचारों का तूफान चल रहा था नागराज के मस्तिष्क में। इन परिंदों की इस तरह मृत्यु किसी बहुत बड़े रहस्य की तरफ इशारा कर रही है पुजारी बाबा। हो सकता है नाग सर्वश्रेष्ठ, लेकिन हम इस रहस्य का पता करने के इस द्वीप से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसा करने का मतलब होगा नागमणि द्वीप के नियमों का उल्लंघन करना। इस रहस्य को जानना बहुत जरूरी है पुजारी बाबा। ठीक तभी नागराज चौंका, क्योंकि एक दूसरे को परास्त करने के लिए एक बार फिर भिड़ गए थे वे पांचों महारथी। ये खोलेंगे इस रहस्य की हर परत को। इस बार एक दूसरे पर झपटने को आतुर पांचों को रोका नागराज ने। ठहरो, तुम पांचों के बीच होने वाले मुकाबले का निर्णय इस तरह नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? तुम पांचों को अलग अलग जाकर इन परिंदों की रहस्य में मृत्यु का रहस्य जानना होगा। जो भी इस रहस्य को जानने में सफल होगा वही नागकुमारी विसर्पी का पति कहलाएगा। तुम में सबसे पहले इस अभियान पर कौन रवाना होना चाहता है? सबसे पहले बोला सिंहनाद। मैं जाऊंगा नाग सम्राट। ठीक है सिंहनाद, तुम्हें कल तक का समय दिया जाता है वापस लौटने के लिए। अगर तब तक ना लौटे तो इस काम को किसी अन्य को सुपुर्द कर दिया जाएगा। ठीक है नाग सम्राट। तुरंत ही निकल पड़ा सिंहनाद एक अनजाने रहस्य की खोज में। मरकर गिरने वाले परिंदे अधिकतर उत्तर दिशा की ओर से आते हैं, इसलिए मुझे उधर ही बढ़ना होगा। एक नाव के सहारे समुद्र का सीना चीरता आगे बढ़ने लगा सिंहनाद, और जल्द ही इस सुनसान द्वीप पर वह अत्यधिक आधुनिक इमारत और उसके आसपास से निकलता काला धुआं, कहीं यहीं तो नहीं छिपा है वह रहस्य जिसकी खोज में मैं आया हूँ। छानबीन करके पता करना होगा, लेकिन मैं वहां तक पहुंचूंगा कैसे? द्वीप के चारों तरफ तो कटीले तारों की ऊंची ऊंची बाड़ लगाई गई है। इन्हें तोड़कर अंदर प्रवेश करने का रास्ता बनाना होगा मुझे। कटीले तारों को तोड़ने की सोचकर सिंहनाद ने कितनी बड़ी भूल की थी। चल गया। भाग्यशाली था सिंहनाद, जो तारों में दौड़ते करंट ने उसे उठाकर दूर फेंक दिया था। उफ, काफ़ी तीव्र विद्युत प्रवाहित हो रही है इन तारों में। इन्हें हाथों से तोड़ने का प्रयास करना मौत को दावत देने के समान होगा, इसलिए रास्ता बनाने के लिए इसे इस्तेमाल करना ही होगा। सिंहनाद ने पास ही पड़ी भारी चट्टान को अपनी बाजुओं में उठाया और तारों पर फेंक दे मारा। परिणाम स्वरूप इस रास्ते से मैं आसानी से प्रवेश कर सकता हूँ, लेकिन सावधानी से। मेरे शरीर का कोई भी अंग तारों से नहीं छूना चाहिए। और एक पल बाद ही अंदर पहुंचकर सामने स्थित इमारत की तरफ बढ़ रहा था सिंहनाद। अचानक वहां मचे अजीब से शोर ने सिंहनाद का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इसी के साथ आश्चर्य से फैलती चली गई थी सिंहनाद की आंखें, और आंखें फैलती भी क्यों ना,
सामने आश्चर्य से भरपूर दृश्य जो उपस्थित था। उफ, लंगूर जिनके शरीर पर अद्भुत तरीके से बंधे हुए हैं घातक हथियार। अभी हैरान ही खड़ा था सिंहनाद की हो गया उस पर हमला। होठों से चीख और कंधे से खून भलभला उठा था उसका। इसी के साथ भनक उठा सिंहनाद, आओ दोस्तों, अब बताऊंगा मैं तुम्हें कि तुम्हारे शरीर पर लगे हथियारों से ज़्यादा तीखे और भयंकर है सिंहनाद के नख। इस बार अपनी तरफ उछले दो लंगूरों को हवा में ही दबोच लिया था सिंहनाद ने और कईयों को फाड़ डाला सिंहनाद ने अपने नाखूनों से। लेकिन जब टूटा लंगूरों का पूरा झुंड का झुंड सिंहनाद पर तो लड़खड़ा गया वह, और घातक विष से बुझे सैकड़ों हथियार बेबस हो गए थे सिंहनाद के शरीर में। छाने लगा अंधेरा सिंहनाद की आंखों के सामने। उफ, यानी हथियारों की नोकों पर लगा घातक विष मेरे शरीर में प्रवेश कर गया है। इससे मुझ पर बेहोशी छाती जा रही है, टांगें काँप भी रही है मेरी, लेकिन गिरने से पहले मैं इन मौत के दूतों को मौत देकर रहूँगा। बिजली की तेजी से चलते सिंहनाद के हाथ अपने पास फटकते लंगूरों को मौत देते जा रहे थे। आओ दुष्टों और आओ। उसके हाथों ने फाड़ डाला वह अंतिम लंगूर का शरीर, फिर लहरा कर धड़ाम से नीचे आ गिरा वह। घातक विष ने बेहोशों की दुनिया में पहुंचा दिया था उसे, और अभी सिंहनाद को बेहोश हुए एक पल भी ना गुजरा था कि ना जाने कहाँ सर आकर गिरा उस पर वह जाल। शाम का सूर्य डूबा, समाप्त हुआ रोशनी का साम्राज्य, और उसी के साथ समाप्त हुई सिंहनाद के वापस लौट आने की उम्मीद। सिंहनाद को दिया समय अब समाप्त हो गया है। सरफराज, तुम्हें जाना होगा उस रहस्य की खोज में। चल पड़ा सरफराज, जल्दी खोज निकाला उसने अपनी मंजिल को। विचित्र पहाड़ियों में छिपी इस इमारत में छिपा है वह रहस्य जिसे जानने के बाद मैं नाग सुंदरी विसर्पी का स्वामी कहलाऊंगा। अब कुछ ही पलों की दूरी है वह रास्ता। कटीले तारों में सिंहनाद द्वारा बनाए गए रास्ते से अंदर प्रवेश कर गया था सरफराज, और अंदर पहुंचकर इन लंगूरों के विविध रूप से फटे शरीर बताते हैं कि इन पर सिंहनाद के क्रोध का कहर टूटा है, लेकिन उन्हें मारकर सिंहनाद चला कहाँ कर गया है। काफ़ी सोचने के बाद जब ना मिला सरफराज को अपने सोचे हुए प्रश्नों का उत्तर, तो वह आगे बढ़ चला। सिंहनाद को बाद में तलाश करूंगा मैं, पहले उस रहस्य को खोजता हूँ जो विसर्पी को मेरी बाहों में पहुँचाएगा। अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ा था सरफराज की, उछाल दिया उसे उस तेज झटके ने, और जब टक्कर मारने वाला सामने आया तो रूह फना हो गई सरफराज की। उफ, पागल हाथी जिसका निशाना हूँ मैं, सरफराज सोचता ही रह गया। उठा एक हाथी का पाँव सरफराज को कुचलने के लिए, लेकिन सरफराज ने भूमंडा पर रोक लिया था उसे। यह मेरी और भूमंडा की शक्ति परीक्षा की घड़ी है, और इस परीक्षा के में हर हाल में सफल होना है हम दोनों को। अपनी शक्ति का शानदार प्रदर्शन करते हुए न केवल हाथी को दूर उछाल दिया था सरफराज ने, बल्कि स्वयं चीते की फुर्ती के साथ संभल कर उठ खड़ा हुआ था वह। और अब नारियल की तरह तुम्हारे मस्तिष्कों को फोड़ डालेगी मेरी भूमंडा। हाथियों के मस्तिष्क के उड़ते पर खचे इस बात के गवाह थे कि न सरफराज के पराक्रम में कमी थी और न ही भूमंडा की शक्ति में, लेकिन कमज़ोर कहाँ था उसका दुश्मन भी। अत्याधिक भीषण था वह प्रहार जिसने भूमंडा और सरफराज को अलग अलग ले जा फेंका था। पल भर के लिए अपने जख्मों पर ध्यान गया था अब सरफराज का, और उसी क्षण उसके लिए जैसे प्रलय का क्षण बन गया वह। अंधेरे में डूबता चला गया था उसका मस्तिष्क। उस रहस्य में जाल के गिरने से बहुत पहले ही बेहोश हो चला था वह नागमणि द्वीप पर। समय पर सरफराज भी नहीं लौटा। अब तुम्हारी बारी है नागप्रीति, अब तुम्हें दिखाने हैं अपनी कला के जोहर, और रहस्य की दुनिया के सीने को फाड़कर कल शाम तक सुलझाना है सभी रहस्य को। निश्चिंत रहे नाग सर्वश्रेष्ठ, कल शाम से बहुत पहले रहस्य के गर्भ में छुपे हर प्रश्न के उत्तर के साथ वापस लौटूंगा मैं नागप्रीति। दुल्हन का जोड़ा पहनकर तैयार रहना विसर्पी। मैं यूँ गया और यूँ आया। तेजी से वहाँ से रवाना हो गया नागप्रीति। अपनी अपनी सोचों में डूब गए नागराज और विसर्पी। इन योद्धाओं को इस तरह बेचकर कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि समय पर वापस लौट कर ना आने वाले सिंहनाद और सरफराज किसी मुसीबत के जबड़े में जा फंसे हों। उफ, कहीं नागप्रीति ने खोज निकाला वह रहस्य तो मुझे कंकाल से विवाह करना होगा। उफ, यूँ अपने मस्तिष्क से झटके दोनों ने अपने अपने विचार। यहाँ तक पहुँचने के बाद अब प्रतियोगिता बीच में नहीं रोकी जा सकती है। आने वाले समय की प्रतीक्षा करने के सिवा और कुछ नहीं किया जा सकता है। भाग्य के लेख को नहीं टाला जा सकता है। देखे कौन लिखा है मेरे भाग्य में। इधर ज़्यादा समय नहीं लगा था नागप्रीति को उस द्वीप तक पहुँचने में जो अपने सीने में बहुत से रहस्य को दबाए समुद्र के बीचों बीच गर्व से अपना सिर उठाए खड़ा था। वह इमारत है मेरा लक्ष्य, जिसके आसपास गिरा काला धुआं, और सामने वाली इमारत हर मुश्किल को परास्त करके मुझे उस तक पहुंचना ही है। अपने साथियों द्वारा छोड़े गए चिन्हों को देखता आगे बढ़ा नागप्रीति। ये सिंहनाद
और ये सरफराज यहाँ पहुँचने के चिन्ह हैं, लेकिन वे यहाँ तक आ पहुँचे थे तो आगे क्यों नहीं पहुँच सके वे। उस भीष्म प्रहार के साथ ही मिल गया नागप्रीति को अपने हर सवाल का जवाब। उफ, तो ये है वो मुसीबत जिससे मेरे साथी पार न कर पाए थे, लेकिन नागप्रीति न केवल इसे पार करेगा बल्कि इसका बंटाधार भी करेगा। फुर्ती का लाजवाब प्रदर्शन करते बचा वह और जा पहुंचा उस मदमस्त हाथी के सिर पर। जैसे मक्खन में गर्भ छुरी प्रवेश करती है, ठीक वैसे ही हाथी के मस्तिष्क में प्रवेश करते चले गए थे नागप्रीति के कंकाल रूपी हाथ, और बेदम होकर धड़ाम से नीचे गिरा वह हाथी। सफलता ही सफलता भरी हुई थी नागप्रीति के उस ठहाके में। हा हा हा। नागप्रीति का अद्भुत शक्ति का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, इसलिए सिर्फ नागप्रीति की होगी विसर्पी, सिर्फ नागप्रीति की होगी। हा हा हा। अचानक ब्रेक लग गए थे नागप्रीति के ठहाकों पर। टिड्डियों के उस घातक झुंड को अपनी तरफ बढ़ते देखकर उफ, ये क्या हो रहा है? ये टिड्डी दल मेरी तरफ क्यों बढ़ता चला आ रहा है? क्या इरादे हैं इनके? पहुंच के खड़े नागप्रीति को टिड्डी दल के इरादे तब पता चले जब उफ, ये तो मुझ पर चिपकते ही जा रहे हैं। टिड्डियों का पुतला बनता नजर आया था नागप्रीति। उफ, कैसे निपटूं इनसे? इन्हें तो अपने शिकंजे में भी नहीं ले सकता हूं मैं। सफल ना हुआ नागप्रीति का टिड्डी दल से बचने का कोई भी प्रयास। तभी छोड़ा टिड्डी दल ने नागप्रीति को जब वह बेहोश होकर नीचे जा गिरा था। कुछ पलों बाद उस पर भी आ गिरा वह जाल। नागप्रीति के बाद जिसके कदम उस द्वीप पर पड़े थे वह था नागदेव। ये चिन्ह बताते हैं कि मेरे साथी यहाँ तक आ पहुँचे थे, परंतु अब सब गायब है। इसलिए मुझे परिंदों के मरने के रहस्य को जानने के साथ साथ यहाँ अपने साथियों की तलाश भी करनी है, लेकिन वे होंगे कहाँ पर? पर्सनों की लहरों के साथ बहता आगे बढ़ गया था नागदेव, और खतरा बढ़ रहा था उसकी तरफ। ठीक समय पर चेता नागदेव। उफ, टिड्डी दल, बचना होगा मुझे इनसे। टिड्डी दल से बचने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया उस अद्भुत मानव ने, वह अद्भुतता की हर सीमा को पार कर गया था। मेरी दाढ़ी के होते ये टिड्डी बदल भला मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे? दाढ़ी के बालों के होते एक भी टिड्डी नहीं पहुंच पाई थी नागदेव के शरीर तक। गरुड़दंड खत्म कर डालो इन टिड्डी दलों को, एक भी जिंदा बचकर वापस नहीं जाना चाहिए। दूसरे ही क्षण गरुड़दंड से जो निकली भयंकर विष ज्वाला तो चने की तरह बुनती चले गई थी उस टिड्डी दल की एक एक टिड्डी। शाबाश गरुड़दंड। चूंकि नागदेव अपनी अद्भुत दाढ़ी के कवच में छिपा हुआ था, इसलिए उसका कुछ भी ना बिगड़ा। दाढ़ी के कवच से बाहर आया नागदेव। ये खतरा टला, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। क्या सचमुच टल गया था खतरा? परवाज करने लगे थे वे आफत के परकाले, और गूंजने लगे थे धमाके। अच्छा सबक सिखाना था नागदेव ने उन यमदूतों को। अगर वह उस धमाके की चपेट में आना गया होता और बेहोश होकर उस जाल में ना फंस गया होता वह। और उस शाम परेशानी, हैरानी, सैकड़ों सवाल तांडव कर रहे थे नागराज के चेहरे पर। नागदेव, सरफराज, सिंहनाद, नागप्रीति और जैसे योद्धा उस रहस्य की खोज में जाकर रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। क्या वे अभी तक उस रहस्य की खोज में ही भटक रहे हैं या कोई और चक्कर है? नागराज को विचारों के भंवर से बाहर निकाला नागार्जुन की आवाज़ ने। तो मैं चलूँ नाग सम्राट? हाँ हाँ, तुम उस रहस्य की खोज में जा सकते हो नागार्जुन। नागार्जुन के वहाँ से चलने के साथ ही हरकत में आया नागराज। अपनी शक्तियों के बल पर नागार्जुन उस रहस्य की तह तक जरूर पहुँचेगा, और उसी के साथ वहाँ पहुँचेगा नागानंद भी। नागार्जुन ही था वह जो उस द्वीप पर पहुंचकर हैरान खड़ा था। जिस द्वीप पर आकर मेरे साथी वापस ना जा सके, उनसे मैं भी वापस नहीं लौट सकूंगा अगर मैंने अत्यधिक सतर्कता से काम ना लिया। दूसरे ही क्षण बेहद सतर्क नजर आने लगा था नागार्जुन, और वह सतर्कता उसके काम आई। उफ, संकट ऊपर है। अगले ही क्षण अपने आप को जमीन पर गिरा लिया उसने, और एक ही बाण छोड़कर ना रुका नागार्जुन। एक क्षण के 1000वें हिस्से के पहले ही कई बाण छोड़ दिए थे उसने, और बचा लिया स्वयं को उस 100% मौत से जिसने हवा में ही दम तोड़ दिया था। उफ, पर कच्चे उड़ा देते एवं मेरे। और अब बारी है यम के उन दूतों की। अचूक कैसे ना होते भला उस धुरंधर के निशाने जिसके पास है अर्जुन का धनुष, और सामने वाले के वारों से बचकर अपना वार कर देने की अद्भुत क्षमता। आकाश को साफ करके आगे बढ़ता चला गया वह धनुर्धारी। अब उड़ती मौत से मुझे कोई खतरा नहीं है, उड़ती मौत से निश्चिंत, और उस मौत से बेखबर था नागार्जुन। झपट पड़ी वह मौत विद्युत की मादी नागार्जुन पर। गांडी उससे हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। उस धनुष तो दूर जा गिरा। अब इस गुरियाला से मुझे अपनी शारीरिक शक्ति के बल पर ही बैठना होगा।
लेकिन उस गोरिल्ला और नागार्जुन की शारीरिक शक्ति का मुकाबला ऐसे ही था जैसे किसी चूहे का विशाल हाथी से टकराव। जिसमें चूहा था नागार्जुन और हाथी था वह गोरिल्ला, जिसके विशाल शरीर में भरी थी बला की शक्ति और वाड़ों में भरी थी घन की तासीर। अब ऐसे मुकाबले का ये अंजाम तो होना ही था। औरों की भांति नागार्जुन ही को भी उठा कर ले गया वह जाल। रोंगटे खड़े हो गए नागराज के, स्तब्ध खड़ा रह गया वह। जब तब नागानंद ने सुनाया उसे सारा हाल। उफ, घातक बमों सहित ट्रेंडबाज गोरिल्ला जाल द्वारा बेहोश नागार्जुन को फंसाया जाना, ये सारी घटनाएं तो साबित करती हैं कि परिंदों के मरने के रहस्य के अलावा भी सैकड़ों रहस्य छुपे हैं वहाँ, जिन्हें सुलझाने और उन पांचों वीरों को बचाने के लिए मुझे जाना ही होगा। टोका पुजारी बाबा ने नागार्जुन को। लेकिन इस तरह तो तुम भी प्रतियोगिता में शामिल हो जाओगे नागश्रेष्ठ। इसका फैसला बाद में होगा पुजारी बाबा। चूंकि वह पांचों किसी भयानक जाल में फंस गए हैं, इसलिए उन्हें उस जाल से निकालने के लिए मुझे अब जाना ही होगा। फिर एक पल भी वहाँ नहीं रुका नागराज। तूफान की तेजी से वहाँ मुझे पहुँचना होगा नागानंद। जल्दी उस द्वीप की धरती को अपने कदमों तले रोध कर आगे बढ़ रहा था नागराज। इस द्वीप के बीचों बीच स्थित वह इमारत साबित करती है कि यह द्वीप सुनसान और निर्जन नहीं है। शहरी दुनिया के लोगों के कदम पड़ चुके हैं यहाँ, और इस बात की गारंटी है कि वे कदम नापाक ही होंगे। और उन नापाक कदमों के स्वामियों के सीने में क्या नापाक इरादे पल रहे हैं, यह मुझे जल्द से जल्द पता करना होगा। और साथ ही साथ पता करना होगा उन पांचों जाबाजों का जो यहाँ फैले जाल में फंस चुके हैं। अचानक नागराज के शरीर और उसकी तंद्रा को लगा एक जोरदार झटका। साक्षात परकाले के रूप में नागराज के सामने खड़ा था वह गोरिल्ला। तो यही है वह गोरिल्ला जिसकी असीम ताकत के आगे घुटने टेक दिए थे नागार्जुन की शक्ति ने। लेकिन मुझे इसके नज़दीक भी नहीं फटकना, क्योंकि इसमें मेरी ही भलाई है। वार के लिए तेजी से नीचे आया नागराज के वार का कोई असर नहीं हुआ उस पर। गोरिल्ला ने एक चट्टान उछाल फेंकी नागराज पर। गरजता हुआ उसकी तरफ बोड़ा गोरिल्ला। उफ, कुचल डालेगा ये मुझे अगर मैंने अपना बचाव ना किया तो। या यूं किया नागराज ने अपना बचाव, लेकिन नागरस्सी एक पल भी ठहर ना पाई गोरिल्ला की शक्ति के आगे। उसने झपटकर नागराज को अपने हाथों में दबोच लिया और फेंक दे मारा उसने उसको चट्टान पर। उफ, इस तरह तो ये मेरा कचूमर निकाल देगा और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अचानक नागराज को दिखाई दिया बचाव का एक रास्ता। शायद मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे उस गोरिल्ला को अपने पास तक पहुँचने का इंतज़ार करना होगा। अब है कुछ कर गुजरने का समय। नागराज के हाथों से निकला नागरस्सी का वह तूफान और जा लिपटा उस चट्टान से जिसने नागराज द्वारा दिए गए एक तेज झटके के साथ ही छोड़ दी थी अपनी जगह। अब एक क्षण भी यहाँ ठहरा तो बन जाएगी मेरी चटनी। नागराज ने सही समय पर अपना स्थान छोड़कर बचाया स्वयं को, लेकिन वह बेचारा तो समझ नहीं सका कि कब वह भारी चट्टान उस पर आ गिरी और कब उसकी चटनी बन गई थी। एक राहत की सांस लेकर नागराज ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए, जबकि हड़बड़ाहट का दौरा पड़ा उस पर जिसने नागराज के हर कारनामे को अपनी फटी फटी आंखों से देखा था। कौन है ये अद्भुत इंसान? गजब का आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है जिसमें। मुझे भी लग रहा है यह हर खतरे को पार करके हम तक आ पहुँचेगा। एक पल बाद ही झूठ बोल रहे तुम। भला कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसके हाथों से सांप निकलते हो? ये सच है महान ब्लैक किंग, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सिंह सा गुर्राया ब्लैक किंग नामक वह शख्स जो इस द्वीप का बेताज बादशाह था। पत्ता भी नहीं खड़खड़ाता था द्वीप पर जिसकी आज्ञा के बिना। ठीक है, तुम उस पर नज़र रखो, मैं पता करता हूँ उसके बारे में कि कौन है वह। अपने हाथों से नाग छोड़ने वाला वह शख्स जरूर इनका ही साथी होगा जो उससे पहले द्वीप पर आए और हमारे शिकंजे में आ फंसे हैं। उन्हीं से पूछना होगा मुझे उसके बारे में। एक पल बाद ही ब्लैक किंग उस विशेष कक्ष में मौजूद था जहाँ कैद थे सिंहनाथ, सरफराज, नागप्रीति, नागदेव और नागार्जुन जैसे जाबाज। अपने हाथों से नाग छोड़ने वाला एक इंसान द्वीप में घुस आया है। क्या तुम उसके बारे में जानते हो? कुछ नहीं, बहुत कुछ जानते हैं हम उसके बारे में। नागराज नाम है उसका, मानवता का रक्षक, अपराधियों का काल नागराज है वो। तुम जैसे पापी थर्रा उठते हैं उसका नाम सुनकर। अब इस द्वीप का ना कोई रहस्य बच पाएगा और ना तू, क्योंकि आपो चाहे नागराज के कदम पड़ गए हैं इस द्वीप पर। अब तिनका तिनका होकर बिखरेगा तेरा पाप का साम्राज्य। और जब तक मैं इस नागराज के बच्चे की लाश न देख लूँ तुम बेहोश हो जाओ। उस बटन के दबाने के साथ ही बिजली के तेज शोकों ने तड़पा कर रख दिया था उन पांचों को। कुछ ही पलों में बेहोश हो गए वे पांचों। इधर जंगमार, मौत का दूसरा नाम जंगमार, अपने राह की अड़चने हटाता जो
जा खड़ा हुआ था नागराज के सामने। शिकार, तू है जंगमार का शिकार, हा हा हा। नाग रस्सी की सहायता से उछला नागराज। जंगमार, जरा संभाल तो सही नागराज का वार। नागराज के पहले ही वार से तिलमिला कर रख दिया था जंगमार को। मैं तुझे जिंदा ले जाने के लिए आया था कीड़े, लेकिन अब तेरी लाश लेकर जाऊंगा मैं ब्लैक किंग के सामने। कचूमर निकाल दूंगा मैं तेरा। उफ, सचमुच बाल बाल बचा। कचूमर निकलने से मैं उछला नागराज एक तरफ जंगमार पर जा सवार हुआ। कचूमर तो मैं निकालूंगा शैतान तेरी गर्दन की हड्डियों का। लेकिन जंगमार के एक तेज झटके ने जू उछाल दिया था नागराज को। बोलता बहुत है तू चूहे, बंद करनी होगी तेरी जुबान। उफ, यह तो पल प्रतिपल भयंकर होता चला जा रहा है। जल्दी इससे ना निपटा गया तो बहुत घातक सिद्ध होगा ये। विद्युत की गति से लहराए नागराज ने जंगमार के पेट पर जड़ती थी वह टक्कर। मुझे उम्मीद है इस टक्कर का जोरदार असर होगा इस पर। नागराज के वार का क्या असर होता जंगमार के शरीर पर। उल्टा फंस गया था नागराज उसके चुंगल में। अब जंगी उखेड़ेगा तेरी धजियाँ। अब खत्म होगी तेरी उछल कूद के साथ तेरी जिंदगी, और इसके लिए काफ़ी होगा मेरा एक ही वार। लेकिन जंगमार का वार होने से पहले ही उसके हाथों से सरफ सा सरसराया नागराज। उफ, बाल बाल बचा मैं। लेकिन अब इस शैतान को जरा भी बचने का मौका नहीं देना है। उछाल दी नागराज ने जंगमार के पैरों में वह रस्सी, और फिर दिया जो जोरदार झटका तो चित आ गिरा जंगमार। इसी के साथ विश्वकार उगलता उसकी छाती पर जा सवार हुआ था नागराज। अपने हल्क से तब तक उगलता रहा नागराज विश्व का तूफान जब तक बेदम ना हो गया जंगमार। फिर जो चला नागराज तो मुड़कर भी ना देखा उसने उसे, जो उसके क्रोध और कहर का जबरदस्त शिकार हुआ पड़ा था जमीन पर। कुछ ही पलों में नागराज नजर आ रहा था उस किलेनुमा इमारत के पास। इस इमारत के अंदर पहुंचने के लिए मुझे यह दीवार वाला रास्ता अख्तियार करना होगा। रेंग गया स्पष्ट दीवार पर नागराज। अभी आधे ही रास्ते पहुंचा था कि सुनाई दी उसे वह मौत की हाट। उफ, तेजाब दीवारों पर रेंग कर ऊपर से ढेरों तेजाब बह रहा है मेरी तरफ। उफ, सही समय पर नागराज ने छोड़ा अपना स्थान। उफ, बचा बाल बाल। तेजाब से तो बच गया था नागराज, लेकिन मौत से कहाँ बचा था वह। इतनी ऊंचाई से नीचे गिरकर चिथड़े में बढ़ जाना था उसका शरीर। लेकिन वह नागराज ही क्या जो ऐसी मौतों के जबड़ों को ना तोड़ डाले और फिर अपनी मंजिल पर रवाना ना हो जाए। उफ, सुरक्षित स्थान पर तेजाब की बाट फैलने से पहले ही मुझे ऊपर पहुंचना होगा। स्पाट दीवार पर कार लुइस की भांति दौड़ पड़ा नागराज। ऊपर पहुंचकर ही दम लिया नागराज ने। इस कैमरे से देखी जा रही है मेरी हर गतिविधि, इसलिए इसे नष्ट होने जाना ही चाहिए। कैमरे के टूटते ही अंधकार छा गया था ब्लैक किंग के सामने स्थित स्क्रीन पर। उफ, कैमरा तोड़ दिया उसने, लेकिन इस तरह वह बचकर नहीं जा सकता यहाँ से। मेरे मुस्तैद गार्ड जल्द ही उसकी लाश बिछा देंगे। इमारत के अंदर मुस्तैद गार्ड जो ये भी ना जान पाए कि कब लहरा कर उनके गलों का हार बन गई थी वे नागरस्सियाँ, और कब एक तेज झटके ने तोड़ डाली थी उनकी गर्दन की हड्डियाँ। वह इधर तो नहीं आया, नहीं तो यही है वह, गोली मारो इसे। मेरे बारे में बात कर रहे हो क्या दोस्तों? सारी दुनिया जानती है कि गोलियों से पहले निकलते हैं नागराज के सर्प सैनिक, जो तुम जैसों को संभलने का मौका भी नहीं देते हैं। वो तभी चौका नागराज एक रूम को देखकर मिसाइल डिपार्टमेंट में झांकते ही हक्का बक्का रह गया था नागराज। घातक मिसाइलें विश्व भर के आतंकवादी जिनका प्रयोग आजकल धड़ेले से कर रहे हैं, तो इन्हीं मिसाइलों के निर्माण की बदल होता है वह प्रदूषण जो परिंदों की मौत का मुख्य कारण है। क्रोध से कनपटियां तक सुर्ख होता चला गया नागराज का चेहरा। इन्हीं मिसाइलों के साथ ही खत्म होगा इनका निर्माता। लेकिन पहले मुझे तलाश करना है यहाँ अपने पांचों साथियों को। इधर ब्लैक किंग, नकम्मे हो तुम सब, एक आदमी को नहीं ढूंढ पाए। इमारत के चप्पे चप्पे पर फैल जाओ, वह मिलना ही चाहिए मुझे हर हाल में। अचानक दमक उठा ब्लैक किंग का चेहरा। ठहरो, उसे तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कहाँ मिलेगा वह। नागराज अपराधियों की मांद में सिंह सा विचर रहा था, जो अपनी सर्प सेना और शक्तिशाली प्रहारों के बल पर जल्दी मिली नागराज को उसकी मंजिल। ये रहे वे पांचों नागराज। होश में था सिर्फ नागार्जुन। नागराज ने झपट कर आज़ाद किया सभी को बंधनों से। शुक्र है तुम सभी जिंदा हो। उठाओ इन्हें नागार्जुन, इन्हें तुरंत यहाँ से निकालना होगा। अपने साथियों को लेकर भाग खड़े हुए नागराज और नागार्जुन इन्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़ने के बाद देखेंगे अपराधियों को। लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाए थे वे। ब्लैक किंग के चुंगल से बचकर साक्षात मौत भी नहीं जा सकती है नागराज। ब्लैक किंग तो तुम हो वह शैतान जो इस द्वीप पर प्रलयंकारी मिसाइलें बनाकर पूरे विश्व के आतंकवादियों को सप्लाई करते हो। हाँ, दुनिया की नज़रों से दूर, बहुत दूर था मेरा यह हेडक्वार्टर, और इसे हमेशा दूर ही रहना था। मगर प्रदूषण से ग्रस्त होकर मरने वाले परिंदों ने इस रहस्य को तुम्हारे सामने खोल दिया।
तुम्हारे साथी एक एक करके इस द्वीप पर उस रहस्य की खोज में आने लगे, लेकिन यहाँ तक इसलिए नहीं पहुँच पाए क्योंकि इस द्वीप के चप्पे चप्पे पर मैंने उन पशु पक्षियों का जाल बिछा रखा जिन्हें विशेष रूप से ट्रेनिंग देकर मैंने इसलिए तैयार किया है कि कोई बाहरी व्यक्ति मुख्य इमारत तक किसी दशा में न पहुंच सके। उन्हीं पशु पक्षियों के जाल में फंसकर बेहोश होते चले गए तुम्हारे साथी, और मैं अपने विशेष रोबोटों की मदद से उन्हें यहाँ से लाकर कैद करता चला गया था। अब चूंकि तुम यहाँ पहुंचकर जान चुके हो सारा रहस्य, इसलिए तुम सबको मरना ही होगा और तुम सब मरोगे ब्लैक किंग के हाथों से। शर्तिया नागराज के परखच्चे उड़ा देता वह लॉन्चर। अगर नागार्जुन विद्युत की तेजी से हरकत में न आता, नागार्जुन के बाणों के होते नागराज को हवा भी नहीं छू सकती है। वाह नागार्जुन, अद्भुत हो तुम। दूसरे रॉकेट से स्वयं बचा नागराज, लेकिन बच ना सका मिसाइल डिपार्टमेंट। इसी के साथ दहशत से काला पड़ गया ब्लैक किंग का चेहरा। उफ, मिसाइल डिपार्टमेंट में जा पहुंचा है मेरे द्वारा छोड़ा गया रॉकेट। अब भीषण तबाही होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मिसाइल डिपार्टमेंट में पड़ा सैकड़ों टन वह विस्फोटक पदार्थ जिससे मिसाइलों का निर्माण होता है। उफ, मेरी दुनिया तबाह होने जा रही है और इसके जिम्मेदार को मैं छोड़ूंगा नहीं। एक बार फिर तन गया था नागराज की तरफ लॉन्चर, लेकिन इस बार वह गोला उगल पाता इससे पहले ही सैकड़ों नाग उसे भर गया था लॉन्चर का मुंह। नागराज ने लॉन्चर को ब्लैक किंग के हाथों से झपट लिया था और दिखाया कमाल। अब नागराज ने तेरा खेल खत्म हुआ ब्लैक किंग। नागराज ने संभाला ब्लैक किंग को और नागार्जुन ने संभाला उसके साथियों को। ठीक तभी मिसाइल डिपार्टमेंट में आग लग गई है, अब कोई नहीं बचेगा। अपने साथियों की तरफ झपटा और चीखा नागराज। नागार्जुन, अपने साथियों को उठाकर भागो यहाँ से। आंधी तूफान की गति से इमारत से बाहर निकले नागराज और नागार्जुन। ठीक एक पल बाद ही जिन मिसाइलों को बनाने में दिन रात लगा रहता था ब्लैक किंग, वही उसकी और उसकी दुनिया की तबाही का कारण बन गए हैं। नागमणि द्वीप पर आकर गिरने वाले पक्षियों का रहस्य भी हल हो गया और पांचों सूरवीर भी द्वीप पर वापस लौट आए हैं, किंतु यह समस्या वहीं के वहीं है कि विसर्पी का वर्ण कौन करेगा। इसलिए मैं नागमणि सम्राट नागराज ये फैसला इन पांचों महारथियों पर ही छोड़ता हूँ कि जिसका भी ये नाम लेंगे वही विसर्पी का पति कहलाएगा। अचंभित रह गए नागराज के फैसले पर सभी। धाड़ धाड़ करके बचते सभी के दिलों में घुमड़ रहा था एक ही प्रश्न, कौन कौन आखिर कौन होगा उन पांचों महारथियों में से विसर्पी का पति? कौन होगा वह और वे पांच महारथी? यह तो बहुत ही सरल है, वही जिसने न केवल विश्व को भयंकर खतरों से बचाया बल्कि हमेशा नागमणि द्वीपवासियों को भी अपनी जान पर खेलकर हर तरह की मुसीबत से बचाया है, यानी नाग सुंदरी विसर्पी का पति होगा नागराज। ये सुनकर सभी अचंभित से खड़े थे। और तभी ऐसा कदापि नहीं हो सकता है, मेरी जाति ऐसा कभी नहीं होने देगी। अत्यंत क्रोध में तब युद्धक अपनी जाति के वीरों के साथ पूछ फटकारता हुआ वहां से चला गया। सन्नाटे में खड़ी सभी लोगों का ध्यान पुजारी बाबा की आवाज़ ने अपनी तरफ खींचा। नागराज, हमें इस शैतान की गिदड़ भपकियों से नहीं डरना चाहिए। विवाह आज से 7 दिन बाद संपन्न होगा। विवाह की तैयारियां शुरू की जाए। फिर सारा नागमणि द्वीप उस भयंकर खतरे को भूलकर विवाह की तैयारियों में जुट गया था। और यह अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।